गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट थर्ड पर। उस पार्ट थर्ड के अंदर हम चैप्टर लेने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सर्किल का, मीन्स त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, मीन्स ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर और वृत्त वाला। इन तीन चैप्टर के हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन लेंगे वो हम लेंगे बोर्ड पेपर में जो आता है सेक्शन ए और सेक्शन बी, मीन्स 1 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्नों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बनाने से पहले इसके फॉर्मूले पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वो फॉर्मूले क्या है जो इस प्रश्नावली के अंदर, जो इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं वो जरा देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट इसकी टेबल आती है। ट्रिग्नोमेट्री का जो विभिन्न वैल्यू के लिए कौन कौन सी वैल्यू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये टेबल ये आपकी स्क्रीन पे है, आप देखिएगा इसको। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर ये टेबल आपको याद हो गई विभिन्न ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा के लिए, अगर ये टेबल आपको याद हो गई तो आराम से इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और ये टेबल कैसे याद करनी है इसका मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है और इसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के वहां से इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल वाला। और इसके अलावा जो फॉर्मुले में आते हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के। वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, वो है आपका साइन 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मुले। तो साइन 90 माइनस थीटा ये हमारे पास होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, इसका भी लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये फॉर्मुले है tan 90 माइनस थीटा, ये अपने पेयर से चेंज होगा कॉट थीटा, ऐसे कॉट 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास tan थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा अपने पेयर के साथ चेंज कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा अपने पेयर के साथ चेंज क्या, सेक थीटा। तो ध्यान रखिएगा ये पेयर है इनके, सेक थीटा, टेन कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये सब एंगल्स में है। मैंने 90 लिखा है, ये 90 एंगल्स हैं, 90 डिग्री के हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है नहीं। इसके अलावा जो फॉर्मूले हमारे पास यूज होंगे वो होगा आपके पास कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम पर अप्लाई जो है। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए इनसे क्वेश्चन भी आता है, एक हमारे पास दे रखा है कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, समकोण त्रिभुज दे रखा है। इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास कर्ण का भुजा दे रखी है, ये हाइपोटेनस आपको गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, आपसे थीटा पूछा जा रहा है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या फिर थीटा दे रखा है, आपको हाइपोटेनस दे रखा है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर पूछा जाएगा। तो इन सब के लिए मेन क्या है, आपको एक तो पाइथागोरस थ्योरम मालूम होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का वर्ग माने हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर माने लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार कौन, बेस का स्क्वायर, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा और क्या है इसके अंदर जो एक क्वेश्चन बनता है वो है एंगल के हिसाब से वैल्यू फाइंड करना। अगर आपको ये वाला एंगल पूछा जाता है तो उसके लिए ये सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अगर ये वाला एंगल पूछा जाएगा तो इसके लिए सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। तो जिस एंगल का मान पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आपके लंब और आधार बदल जाते हैं, कर्ण नहीं बदलता है, ठीक है नहीं। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे आगे तो आपको और भी क्लियर होता जाएगा। इसके अलावा जो फॉर्मुले आते हैं वो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। वो कौन कौन से हैं, वो है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस पर भी हम आएंगे, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी से हम 3 फॉर्मुले और बनाएंगे। वो क्या कि यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहीं से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है नहीं। इसी ढंग से आप इनको ही बना लीजिएगा। कौन सा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे 2 फॉर्मुले और ड्राइव कर लेंगे आप। मैं नेक्स्ट फॉर्मुला ले रहा हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मुले हैं जिनका हमें यूज करना है इस एक्सरसाइज के अंदर। और सबसे मेन जैसे मैंने कहा जो 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो अधिकांशतः बनते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर और ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पर। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर बेस्ड है, वो टेबल आपको विभिन्न ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए आपको याद भी होनी चाहिए। याद करने का तरीका मैंने दिया हुआ है, आपने एक वीडियो में उसका लिंक मैंने जैसे कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख करके उस वीडियो को इसको याद करने का भी सीख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम इस ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को याद कर सकते हैं। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या क्वेश्चन है पहला,
कि कौशिक 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो कौशिक 60 डिग्री का मान पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका मान क्या होगा? सिंपल सा है, कौशिक 60 का मान वही होगा जो साइन 60 के रेसिप्रोकल का होगा। मैंने कौशिक किसका उल्टा होता है? साइन का होता है। 60 डिग्री मीन्स 1/60 डिग्री। मैंने आपको बताया हुआ है इसमें कि अगर आपको वो टेबल का में साइन वाला रेशियो, साइन की सारी वैल्यू याद हो गई, उसके बाद सारी टेबल अपना याद हो जाती है, ठीक है नहीं। तो साइन 60 के मान आपको याद होना चाहिए। साइन 60 का मान क्या होता है देखिएगा, वो होता है हमारे पास √3/2। तो ये जो हर वाली जो भिन्न है ये चेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? जब आप जानते हैं जब भिन्न को भिन्न से सर जब हम आप जानते हैं जब हम भिन्न से जो है भाग करते हैं तो हर वाली जो भिन्न होती है वो क्या हो जाती है? बिल्कुल व्युत्क्रम हो जाती है, मतलब अंश हर में और हर अंश में मिल जाता है। और जैसे ये ऊपर क्या है 1, ये बटे का चिन्ह है, भाग का चिन्ह, तो ये किसमें बदल गया? गुणा में। और ये √3/2 किसमें हो जाएगा? 2/√3 में। तो क्या हो गया? 2/√3। ये किसका मान आएगा? कॉस 60 का मान आ गया। मीन्स अगर साइन का आपको याद है, कॉस का आपको याद है, तो आराम से आप सारे टेबल बना सकते हैं। मेन तो है साइन का याद होना, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास आ गया पहला, क्या आ गया इसका आंसर? वो आ गया 2/√3। कौन सा विकल्प सही हो गया इसका? विकल्प नंबर सी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर आपके पास 60 डिग्री दिया है तो सेक थीटा का मान बताइए। थीटा 60 डिग्री है, मीन फिर आपसे पूछा जा रहा है सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा कितना हो गया? ये हो गया 60 डिग्री। अब सेक 60 का मान कितना होगा? वो होगा कॉस 60 का उल्टा कर लीजिए। कॉस 60 का मान कितना हो गया? कॉस 60 का मान हो गया 1/2। अब 1/2 का उल्टा क्या हुआ? ये 2 चल जाएगा ऊपर, तो क्या होगा? 2/1 दैट इज इक्वल टू 2। तो देख रहे हैं आप, टेबल अगर हमें याद है तो इजीली हम इनको कर सकते हैं। तो ये कौन सा विकल्प सही हुआ इसका? इसका पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है वो क्या कह रहा है? कॉसेक 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है? अभी हमने बनाया था कॉसेक 90 माइनस थीटा अपने पेयर के साथ चेंज होगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा का पेयर क्या है? वो है सेक थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो गया, ठीक है नहीं। तो इस ढंग से हम इसको बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मेन चीज क्या है इसमें, वो ये है कि टेबल याद होनी चाहिए आपको। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम इसके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो देखिएगा। कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यदि साइन थीटा आपको गिवन है किसके इक्वल? कॉस थीटा के लिए। तो मैं आपको साथ साथ बता चाहता हूं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। इसी ढंग से ये क्वेश्चन इसी ढंग से पूछा जा सकता है कि टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसी ढंग से आपसे पूछा जा सकता है कि सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, ये किस एंगल पर बराबर होंगे? ये पूछा जा रहा है ना, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा को, तो थीटा का मान क्या होगा? तो ये तीनों चीजों का एक ही आंसर है, तीनों के तीनों जो इक्वल होंगे वो 45 डिग्री पर होगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब? जब थीटा का मान 45 डिग्री। टेन थीटा बराबर कॉट थीटा कब? जब थीटा का मान 45 डिग्री। जब सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा कब? जब थीटा का मान 45 डिग्री, ठीक है नहीं। ध्यान रखिएगा, साइन थीटा का मान कितना, साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। कॉस 45 का मान कितना होता है? ये भी 1/√2। टेन 45 का मान कितना होता है? 1। कॉट 45 का मान क्या होता है? 1। और सेक 45 का मान क्या हो गया? √2। कॉसेक 45 का मान क्या हो गया? √2। तो देख रहे हैं आप, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर सारी के सारी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है अपने पेयर वाले वो सब कैसे होते हैं? ऊपर होते हैं। तो आपको ये याद रखना, ठीक। तो इसका आंसर कौन सा सही हुआ? इसका आंसर हुआ विकल्प कौन सा सही है इसका? सी वाला, ठीक है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 अंश, यदि AB बराबर 12, AC बराबर 5 और BC बराबर 13 हो तो tan B का मान क्या होगा? ठीक है ना। तो चलिए इसका पहले चित्र बना लेते हैं हम। तो चित्र क्या है इसका देखिएगा, जो ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज हमारे पास है, समकोण त्रिभुज ये हमारे पास है और इसमें दिया है एंगल ए। एंगल ए दिया है क्या? 90 डिग्री। तो ए यहां पर हो गया 90 डिग्री, ओके, ठीक। और क्या दे रहा है? अगर ये ए हो गया तो ये क्या हो गया? बी। ये क्या हो जाएगा? फिर सी हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या दे रखा है? AC बराबर 5, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? BC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो ये अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 5, 12, 13 ये क्या है? ये पाइथागोरियन त्रिक होते हैं, क्योंकि ये सीधे पाइथागोरस थ्योरम को
सेटिस्फाई करते हैं। वैसे भी हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम तो इसमें लगनी है। ठीक, अब इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे कि tan b का मान पूछ रहा है। tan b ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा रहा है, ये वाला। तो tan b पूछा जा रहा है, तो tan b, tan का वैल्यू क्या होता है? tan का फॉर्मूला क्या है? भुजाओं के अनुपात में रेशियो क्या होता है इसका? tan का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब कितना है इसमें? लंब है इसमें 5 और आधार कितना है इसमें? वह है 12। तो आंसर क्या हो गया? 5 बटे 12। ठीक है नहीं? तो ये ढंग से इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर यही सवाल tan b की जगह tan c पूछा जाता, ध्यान दीजिएगा, tan c पूछा जाता तो तब क्या होता? तब थीटा की ये हो जाता, तब इस एंगल के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाती? तब ये बन जाता लंब c के लिए, और ये क्या बन जाता? ये आपके पास बन जाता आधार, और ये कर्ण का कर्ण ही रहता। तब tan c का मान क्या होता है? तो यही है सूत्र, तो tan का लंब बटे आधार, और लंब कितना हो जाएगा तब इसके लिए? तब हो जाएगा 12 और आधार क्या हो जाएगा? 5। तो 12 बटे 5, ठीक उल्टा हो जाएगा इसमें। ठीक है नहीं? तो डिपेंड क्या करता है कि किस एंगल पर वैल्यू पूछी जा रही है, बी के लिए पूछी जा रही है या सी के लिए पूछी जा रही है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैंने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो अनुपात आपको याद करना है, भुजाओं का अनुपात, उसका याद करने का तरीका आपको साथ साथ बता देता हूं। तो मैंने आपको बता रखा है इसमें, एक तो होता है लाला, इसको हम लोग याद करते हैं, लाला आलू लेकर ये कल को आना। ठीक है, तो लाला आलू लेकर कल को आना, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन, ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कॉसेक। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई, जब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो साइन क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। कॉस क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। टेन क्या हो गया? लंब बटे आधार। अब ऊपर की तरफ चलेंगे यहाँ से, कॉट क्या हो गया? आधार बटे लंब। सेक क्या हो गया? कर्ण बटे आधार। कॉसेक क्या हो गया? कर्ण बटे लंब। ठीक है नहीं? या फिर मैंने आपको एक और तरीका बता रखा इसमें कि पंडित बद्री प्रसाद, अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं बच्चे जो इंग्लिश में पेपर देंगे उनके लिए पंडित बद्री प्रसाद, ये क्या हर हर बोले, ये भी एक तरीका याद करने का। ये फिर वही पंडित परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस बेस ओवर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर ओवर बेस लंब बटे आधार। तो साइन कॉस टेन, यहाँ से कॉट सेक कॉसेक, तो इधर से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगर ये आपको याद होगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्या कि भाई साइन थीटा क्या लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। केवल क्या याद रखना है कि ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया लाला आलू लेकर कल को आना, तो आराम से आप इन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हमारे पास है 6 के 6, इनकी भुजाओं का अनुपात आप याद रख सकते हैं। ठीक है नहीं? अब हम आते हैं क्वेश्चन पे जिसको हम चर्चा करने वाले थे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। क्वेश्चन क्या आपके पास? क्वेश्चन है tan 26 अंश बटे tan 64 अंश का मान क्या होगा? देख रहे हैं? तो tan 26 अंश बटे tan 64 अंश का मान क्या होगा? अब देखिए 26 और 64, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की बात करी, वो उसमें कौन कौन सी है? वो आपके पास 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ठीक है नहीं? तो इसमें से कोई भी वैल्यू नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 नहीं हो, तो वहां पर आपके पास हमेशा रखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसा नहीं कि दोनों में लगाना है, एक ही में, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगेगा। तो कौन सा लगेगा इसमें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला। तो इसमें दोनों पे नहीं लगेगा, एक पे लगाना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? tan 26 को क्या लिख सकते हैं? tan 26 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस कौन से क्या घटाएंगे? 64 ओवर, इसको नहीं चेंज करना है, हमने इसको ऐसे ही चेंज लिखेंगे। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया भाई? ये हो गया cot 64, और ओवर ये क्या होगा? tan 64, ये tan 64 है। ठीक है ना? ये देखिएगा। अब इसको क्या कर रही हम? इसको सॉल्व करिएगा। cot 64 क्या होगा? cot 64 को हम लिखते हैं 1/tan 64 इंटू, ऑलरेडी इसमें हर में क्या हमारे पास? वो है tan 64। तो क्या वैल्यू हो गई हमारे पास? 1/tan स्क्वायर 64। देखिए कौन सा आंसर सही है इसमें? कौन सा विकल्प सही है? इसमें तो कोई भी नहीं। चौथा विकल्प है इसका, कोई भी नहीं है। ठीक है नहीं? हाँ, अगर इसमें कब सही होता है? अगर एक चीज में जो विकल्प दे रखा है पहला वाला 1, वो सही हो सकता है कब? अगर हम यहाँ पर ये बटे का चिन्ह के बजाय गुणा का चिन्ह हो जाए। इसी सवाल को मैं इस ढंग से लेता हूं, इस ढंग से कि अगर यही क्वेश्चन हमारे पास इस ढंग से होता, कौन सा? tan 26 डिग्री इंटू tan 64 डिग्री, तब ये क्या होता है? तब देखिएगा, तब हम इसके रूप में कर सकते थे क्या? tan 90 माइनस
64 इंटू ये 64 का 64, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, तब ये हो जाता है cot 64 इंटू tan 64। ओके, फिर cot किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है tan का, तो tan 64 इंटू tan 64, तो देखिएगा दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो tan 64 कैंसिल कितना आ गया, 1 टाइम कैंसिल हुआ, आंसर आया 1। अगर इस फॉर्म में आएगा मल्टीप्लाई करके तो ये 1 आ गया, अगर सीधा डिवाइड करके आएगा तो चौथा विकल्प सही, इनमें से कोई नहीं। तो इस ढंग से आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, खाली रट्टा नहीं मारना है कि जब ये आता है तो 1 होता है, ठीक है नहीं, तो इस ढंग से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आपके स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री का मान होगा, सिंपल सा है, टेबल याद रखिएगा। 2 इंटू साइन 45 डिग्री वैल्यू क्या हो गई, भी बताई थी हमने 1/√2, cos 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, तो क्या होगा 2 इंटू 1/√2 कितनी बार आ गया, 2 बार, तो इसका स्क्वायर करिए, 1 इंटू 1 1, √2 इंटू √2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल का जो चिन्ह हट जाएगा, 2 से 2 घटा कैंसिल कितनी बार आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया घट के आया 1, तो आंसर क्या हुआ 1। कौन सा विकल्प सही है इसका, पहला विकल्प सही है, ठीक है नहीं, तो इधर से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a बराबर 4/3 तो cos a का मान होगा। tan a का मान कितना दे रखा है, tan a दे रखा है आपको 4/3 और आपको पूछा जा रहा है क्या cos a का मान क्या होगा, तो कैसे करेंगे इसको, तो tan a बराबर 4/3, तो सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, समकोण त्रिभुज बनाइए और समकोण त्रिभुज में इनके मान को रखिए a। अब a बोला है, ध्यान रखिएगा जब भी एंगल बोला जाएगा यहाँ पर जो भी एंगल लिखा होगा उसको आप यहाँ पर लिखिएगा, बाकी को लिख दीजिए ऐसे ही ABC हो गया, ओके। और tan a बराबर 4/3, तो tan a आपको दिया है यहाँ पर 4/3 और भुजाओं के अनुपात में tan क्या होगा, ये हो गया आपके पास लंब बटे आधार, ठीक, तो लंब बटे आधार, लंब कितना हमारे पास, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ठीक है नहीं, ओके। अब हमें इसको निकालना है, अगर ये है जैसे बहुविकल्पी प्रश्न है तो आपको अगर पाइथागोरन ट्रिक है वो याद है कि 3 4 के साथ क्या आएगा 5, अगर आपको पाइथागोरन ट्रिक याद है तो आप मौखिक कर सवाल बना सकते हैं। अगर ये सवाल बहुविकल्पी में ना आकर के अतिलघुत्री में आ जाए या लघुत्री में आ जाए, मैंने 2 नंबर के लिए आ जाए, तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं 2 नंबर का मान के चल रहा हूँ ये सवाल को, तो 2 नंबर का अगर आएगा तो कैसे करेंगे, ये हो गया इसका लंब, ये हो गया इसका आधार, अब हमें निकालना है इसका कर्ण, तो कर्ण कैसे निकालेंगे हम, किसकी हेल्प से, वो निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से किस पर, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, वो कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ओके। तो कर्ण क्या हमारे पास, वो है AC का स्क्वायर, लंब क्या है यहाँ पर, ये लंब है, मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूं उसको, लंब क्या हमारे पास 4 का वर्ग, आधार क्या हमारे पास 3 का वर्ग, तो ये कितना होगा 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो ये चल रहा है क्या AC का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 25, तो AC का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25, तो AC का मान क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास वर्गमूल 25, कितना है मान 5, हालांकि यहाँ पर क्या आना चाहिए प्लस माइनस का साइन, यहाँ पर कैसा आना चाहिए प्लस माइनस का साइन, हम यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ले रहे हैं, AC बराबर प्लस माइनस 5, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी चीज की जो भुजा होती है ट्रायंगल की, त्रिभुज की भुजा वो ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम माइनस चिन्ह को यहाँ पर छोड़ देंगे, तो क्या होगा इसका AC का मान, वो होगा हमारे पास 5, ओके। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसके अंदर अब पूछा जा रहा है इसमें cos A का मान, तो cos A क्या होता है, उसको भुजाओं के अनुपात के रूप में आपको याद मालूम होना चाहिए, वो होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है हमारे पास, देखिएगा आधार है हमारे पास 3 और कर्ण क्या हो गया हमारे पास 5, तो cos A का मान आएगा हमारे पास 3/5। इसके अलावा कुछ और पूछा जाता है तो मैं फिर वापस लेता हूं इस क्वेश्चन को, अगर ये तो हमने निकाल दिया इस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन अगर यही एंगल पूछा जाता cos C के हिसाब से पूछा जाता तो कैसे करते इसमें, तो cos C के हिसाब से फॉर्मूला तो ये रहता है आधार बटे कर्ण, लेकिन तब ये हो जाता है एंगल ये C, तो C के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है हमारे पास, ये हो जाता है लंब और ये क्या हो जाता है हमारे पास आधार, तो देखिएगा तब आधार क्या हो जाता है हमारे पास 4 और कर्ण क्या हो जाता है 5, तो एंगल के हिसाब से आपके वैल्यू भी चेंज हो जाती है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना, किस एंगल पे पूछा जा रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि 2 cos 3 थीटा = 1 तो थीटा का मान होगा, ध्यान दीजिएगा 2 cos 3 थीटा, 2 cos
3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान क्या होगा? तो cos 3 थीटा इक्वल टू हो गया 1/2। इस 2 को हम बाएं से दाएं लेंगे, 1/2 हो गया। अब ध्यान देना है कि cos का किस एंगल पर मान 1/2 होता है। तो किस एंगल पर होता है cos का मान 1/2? आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, वो होता है cos 60 डिग्री, मीन्स टेबल याद होनी चाहिए। तो cos 60 डिग्री पे मान हो गया 1/2। अब देखिएगा, आप तुलना करेंगे यहां से तो क्या होगा? तो आप देखेंगे cos की जगह cos है और 3 थीटा की जगह कितना आपके पास? तो 3 थीटा की जगह आपके पास है 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री बाय 3। तो 3 से 100 काटिएगा, 3 दूनी 6, 0 का 0। थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। क्लियर? तो इस ढंग से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सही इसका आंसर क्या हुआ? इसका विकल्प हुआ बी सही इसका। तो हम सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1/sec थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 1/sec थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? अगर ये sec थीटा के लिए पूछा जा रहा है, इस ढंग से आप साइन के लिए निकाल सकते हैं। साइन थीटा का मान अधिकतम मान क्या होगा? cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरी ध्यान से देखी होगी तो उसमें आप देखेंगे क्या कि साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है? वो होता है साइन थीटा के लिए अधिकतम मान वो होता है 1। आप अपनी स्क्रीन पे भी देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, तो वहां पर भी देखिएगा साइन थीटा का अधिकतम मान क्या हो गया? 1। cos थीटा का भी अधिकतम मान क्या हो गया? ये हो गया आपके पास 1। ठीक है नहीं? अब tan थीटा का मान अधिकतम मान क्या होगा? tan थीटा की टेबल अगर आपको याद होगी और देख रहे हैं आप tan थीटा का, तो उसमें आप देख रहे हैं tan 0 का मान क्या होता है? 0। tan 30 का मान आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कितना है? 1/√3। tan 60 का मान कितना? 45 का मान कितना हो गया? 1। और tan 60 का मान कितना हो गया? √3। और tan 90 का मान हो गया इनफाइनाइट। तो tan थीटा का अधिकतम मान क्या हो गया? √3। इस ढंग से cot थीटा का अधिकतम मान क्या हो गया? ये भी हो जाएगा √3। और sec थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? sec थीटा का मान आप देखिए अपने इसमें टेबल में, तो sec थीटा का अधिकतम मान हो गया आपके पास वो हो गया 2। इसी ढंग से cosec थीटा का अधिकतम मान क्या हो गया? वो भी हो गया 2। तो इस ढंग से आपको याद रखना है। आप टेबल देखिएगा वहां पर से आपको निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में क्या है? 1/sec थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो 1/sec थीटा का अधिकतम मान क्या हो गया? ये तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर 1/sec थीटा का अधिकतम मान। ध्यान दीजिएगा कि sec थीटा का मान नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके पास 1/sec थीटा का अधिकतम मान पूछा जा रहा है। तो 1/sec थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? तो sec थीटा का जो न्यूनतम मान होगा उसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका अधिकतम मान। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। तो sec थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? अगर आप टेबल देख रहे हैं ध्यान से, तो sec थीटा का आपको न्यूनतम मान नजर आ रहा है। थीटा का पहले लिखिए न्यूनतम मान, तो जो न्यूनतम मान होगा उसका रेसिप्रोकल करिएगा, वो हो जाएगा आपका अधिकतम मान। तो sec थीटा का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? 1। ठीक है ना? और इसका उल्टा क्या हो गया? 1/1 माने 1। ओके, तो sec थीटा sec 0 का मान कितना होता है? 1 ही तो होता है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1। तो यहाँ पर जो विकल्प सही हुआ वो हुआ आपका A1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। ये हमें शो करने को बोला जा रहा है, इसको सिद्ध करने को बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है? 1। तो ध्यान रखिएगा इसको कैसे करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड लिखिएगा tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 48 डिग्री एंड नेक्स्ट tan 67 डिग्री। ओके, तो ये आप देखिएगा इसमें ना तो 0 अंश का है, ना 30 अंश का, ना 45 अंश का, ना 60 अंश का, ना 90 अंश का। तो हम यहाँ पर कौन सा लगेगा? यहाँ पर लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो फॉर्मूले हैं वो लगेंगे। तो tan 48 को मैं क्या लिखता हूँ? इसको मैं लिखता हूँ tan 90 माइनस, अब देखो इसमें पेयर ढूंढना है, 90 में से कितना घटा दें कि 48 आ जाए, तो इसी में छुपा हुआ है। ठीक है नहीं? तो कितना है? 42। ठीक है ना? 10 में से 2 गया 8 और 9 में से यहाँ पर कितना बचा? 8 में से 4 गया 4। तो इधर से इसको करेंगे 42 डिग्री। और इसको ऐसे अब इस पे आते हैं tan 23 पे। इसको क्या लिखेंगे हम? tan 23 को हम लिखेंगे tan 90 माइनस 67 डिग्री और बाकी को हम ऐसे ही उतार देंगे। तो देखिएगा ये क्या हो गया हमारे पास। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है आपके पास cot थीटा। cot थीटा की क्या है यहाँ पर? 42 अंश। ऐसे इसको देखिएगा ये क्या हो गया हमारे पास? ये भी हो गया हमारे पास cot 67 डिग्री। और इसको ऐसे ही लिखिए। ये आपके पास 2 नंबर के लिए सवाल हो गया। cot का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot का रेसिप्रोकल हो गया tan 1/tan 42 डिग्री। ये क्या हो गया? 1/tan 67 डिग्री। और इसको ऐसे ही लिखिएगा। ठीक, क्या लिखेंगे? tan 42 डिग्री और tan
67 डिग्री। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 1। ये क्या आ गई आपके पास, ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। चले हम कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये जंक्शन में इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। आयो, ये क्लियर हुआ होगा। तो आपको देखना ये है कि कहां पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगेंगे, कहां पर कैसे फॉर्मूला लगेंगे। वो सिंपल सा है। अगर आपके पास जो वैल्यू पूछी जा रही है, जो एंगल गिवन है, अगर वो 0 डिग्री नहीं है, 30 नहीं है, 45 नहीं है, 60 नहीं है, 90 नहीं है, तो आप वहां पर क्या लगाएंगे, क्या अप्लाई करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। tan a इक्वल टू गिवन है cot b के, तो आपको प्रूव करना है इसमें a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। tan को चेंज करिए cot में, क्या लिखेंगे इसको हम, cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b। ओके, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। ठीक है नहीं। अच्छा, आप बोलेंगे भाई हमने cot में चेंज क्यों करा, क्योंकि जो आपको सिद्ध करना है वहां पर cot तो नहीं चाहिए, cot हटाना पड़ेगा। cot हटाने के लिए क्या होगा, या tan हटाने के लिए क्या होगा, हम इसको ही चेंज कर लेंगे। आप कह सकते हैं भाई आपने इसको ही चेंज किया, इसको क्यों नहीं करा, हम इसको भी कर सकते हैं। तो जिससे मर्जी उसको आप चेंज करके आप सॉल्व बनाइए, आंसर एक ही आएगा। ठीक है नहीं। तो देखिएगा cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b, तो आप तुलना करिए दोनों तरफ, तो काटना नहीं है, तो cot से cot नहीं काटना है, एंगल को देखिएगा। तो 90 माइनस a इक्वल टू क्या हो गया, 90 माइनस a इक्वल टू आपके पास हो गया b, माइनस a को बाएं से दाएं लेके जाइए तो क्या होगा, a प्लस b। तो ये ढंग से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो a प्लस बी बराबर 90 आंसर हमारे पास आ गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा अपनी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान ज्ञात करिए। देखिएगा यहाँ पर वही चीज आ गई। इसका मान ज्ञात करने के लिए देखो ना, ये एंगल क्या होगा, ना 0 है, ना 30, ना 45, ना 60, ना 90। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, कौन सा अप्लाई होगा, यहाँ पर अप्लाई होगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो मैं इस कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 31 है, इसको मैंने क्या लिख दिया, कॉसेक 31 को कॉसेक 90 माइनस क्या 59। 90 में से कितना घटा दें कि 31 आ जाए, वो है 59। बिल्कुल बगल जोड़ीदार से देख लीजिए, माइनस सेक 59। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया, ये हो गया सेक 59 माइनस सेक 59। तो क्या होगा, सेक 59 माइनस सेक 59 क्या हो गया, ये हो गया आपके पास 0। तो इधर से इन सवालों को बनाएंगे। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पे कोई कठिन क्वेश्चन नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि 9, ये कह रहा है 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान बताइए। तो बहुत सिंपल है, 9 को कॉमन लीजिए, तो ये क्या आ गया इन ब्रैकेट, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो और आपको यहाँ पर याद होना चाहिए इसकी वैल्यू, ये फॉर्मूला है सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, वो होती है 1। तो ना, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू ऑलवेज 1। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा ना, ऐसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। इस तरह से एक फॉर्मूला होता है कॉट के टर्म में। कॉट के टर्म में क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो ये 3 फॉर्मूले हैं 1 के, जो आपको याद भी रखने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो क्या कह रहा है कि थीटा के किस न्यूनतम मान के लिए साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा फल सत्य है। थीटा का न्यूनतम मान बताइए जिसके लिए क्या सत्य है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये पर सत्य है। ये कब सत्य होगा, किस एंगल पे सत्य होगा, तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि साइन 2 थीटा ये एंगल इस थीटा के इक्वल कब हो सकता है, क्योंकि 2 तो बाहर मल्टीप्लाई पे है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इस 2 को छोड़ दो आप। ये देखो, ये थीटा, ये 2 थीटा, यहाँ पर सिंगल थीटा, ये डबल थीटा। तो ये कब पॉसिबल है, ये एक ही केस में पॉसिबल है जब थीटा हमारे पास क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। 0 से किसी से भी गुणा करो, 0 में 2 से करो, 4 से करो, 6 से करो, चाहे 100 से करो, उसके लिए हमेशा क्या होती है 0। तो किस एंगल पे साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 साइन थीटा होगा, वो होगा साइन 0 डिग्री पे। क्योंकि साइन 0 डिग्री पे मान क्या होता है साइन का, वो होता है कितना, वो होता है 0। ठीक है ना, तो इधर से आप इसको करेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वैसे ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर चलो करा लेते हैं इसको। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है आपके पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3। ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस b
बराबर अंडर रूट 3, ये आपको गिवन है। दूसरा दे रखा आपके पास tan a माइनस बी, वो दिया है आपको कितना 1 अंडर रूट 3। और क्या दिया है आपको और दिया है a प्लस बी इज लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, मतलब a प्लस बी का जो मान है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। और क्या बोला a और b से बड़ा है। और क्या बोला जा रहा है इसमें कि a और b का मान ज्ञात करने को उसको बोला जा रहा है। a और b का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत सिंपल है। देखिएगा जब भी क्वेश्चन रंग से आए, चाहे टाइम के टर्म हो, चाहे साइन के हो, चाहे कॉट के हो, किसी भी टर्म में ऐसे पद में जो है क्वेश्चन आया आपके पास, तो क्या करेंगे, तो tan a प्लस बी बराबर अंडर 3। तो आपको ध्यान रखना है यार, एक ट्रिक है इसकी करने की, एक तरीका है, वो क्या कि किस एंगल पर tan का मान अंडर 3 होता है वो आपको ध्यान रखना है। तो किस एंगल पे होता है ये आपको याद रखना है, tan 60 डिग्री पर होता है। तो फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। जब हम तुलना करेंगे तो क्या मिल गया हमें, ये मिल गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। सेम चीज यहाँ पर भी है, बिल्कुल वही तरीका हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। क्या होगा, किस एंगल पे होता है tan का मान 1/√3, तो ये हो गया tan 30 अंश पे हो गया। फिर तुलना करिए, तो तुलना करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी हो गया हमारे पास 30 अंश। दो इक्वेशन बन गई हमारी, पहली और दूसरी। अब इन पहली और दूसरी को सॉल्व करके हमने a और b के मान निकालने हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व इन दोनों को एक बार ऐड कर दीजिएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर हमें मिल जाएगा मान a का। कैसे जोड़ेंगे, तो आप देखिए मैं इसको यहां कर लेता हूं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट हैं। एक जगह दे रखा है हमें a प्लस बी, वो कितना दिया है a प्लस बी, वो दिया है 60 डिग्री। और दूसरा हमें कौन सा दिया है a माइनस बी, वो कितना दिया हमें, वो दिया है हमें 30 डिग्री। जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या कैंसिल होगा इसमें, देखिएगा इसमें जो कैंसिल हो जाएगा, साइन किसके अपोजिट है, b के, तो ये कैंसिल हो गया। a प्लस a 2 हो गया, और 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, तो a कितना हो गया 90/2। तो डिवाइड करिएगा, तो एंगल a का मान कितना मिल गया हमें, ये मिल गया हमें 45 डिग्री। अब a का मान किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए। तो मैंने फर्स्ट में रख दिया, तो a का मान मैंने कहा रख दिया, समीकरण 1 में रखने पर। तो जब समीकरण 1 में हम इसको मान रखेंगे तो क्या हो गया, देखिएगा ये हो गया 45 प्लस b बराबर 60 अंश। तो यहाँ से b का मान क्या मिल गया हमें, 60 माइनस 45 कितना आ गया 15 अंश। तो b का मान हमारे पास आ गया 15 अंश। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर हमारे पास आ गया a इक्वल टू आ गया कितना, a मिल गया हमें 45 अंश, b मिल गया हमें 15 अंश। तो इस ढंग से हम इनको क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चन अक्सर कर 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, क्योंकि इजी था, बहुत सरल था, छोटा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी ढंग से क्वेश्चन बनता है साइन के लिए भी, कॉस के लिए भी। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोसीजर यही है। इसके लिए भी मेन क्या है, टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको टेबल याद है तभी आप एंगल फाइंड कर पाएंगे ना, किस एंगल पर जो है इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान इतना होता है। क्लियर है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस ट्रिग्नोमेट्री का, और इस ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। इसके बाद हम आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पर। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, यदि tan a बराबर, आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, यदि tan 2a बराबर दे रखा है cot a माइनस 18 अंश। ठीक है, तो पूछा जा रहा है इसमें a का मान ज्ञात कीजिए, एंगल a का मान निकालने को बोला जा रहा है। तो सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं, यहाँ tan है यहाँ cot है, तो tan को cot में चेंज करिए। तो tan को मैं cot टर्म में क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या हो गया, इसको ऐसे ही लिखिए cot a माइनस 18 अंश। अब हम क्या करेंगे फिर बताइए, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम इसका तुलना करेंगे। जब हम तुलना करेंगे तो क्या मिला हमें, तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो क्या होगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 अंश। क्लियर हो गया। अब हम उसको क्या करेंगे फिर, a माइनस 18 हमें मिल गया। अब फिर वही इस a को राइट से लेफ्ट में लेके आइए और 90 को लेफ्ट से राइट लेके जाइए, तो ये क्या माइनस 2a, इस a को दबाने पे क्या हो गया माइनस a, 90 कर गया, तो क्या हो गया 90 माइनस का, और यहाँ पहले से कौन है, ये है माइनस का 18 डिग्री माइनस का, ये हो गया 90। सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया माइनस का 3a इक्वल टू माइनस का 108 डिग्री। अब सॉल्व करिए, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a कितना मिल गया हमें, a मिल गया हमें 108/3, तो कितना हो गया, ये हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 36 डिग्री। तो a का मान हमें मिल गया 36 डिग्री। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ से भी 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन, एक लाइन के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वो क्या कहता है, यदि किसी छड़ की लंबाई एवं छाया में 1:5
√3 का अनुपात हो तो उन्नयन कोण का मान होगा। एक चीज मैं बता दूं, हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर जो है आपके पास जो फॉर्मूला लगेगा, अधिकांश फॉर्मूले tan पर ही बेस्ड हैं। तो tan क्या होता है, वो होता है लंब बटे आधार, वो आपको याद रखना है। ठीक है नहीं, तो हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर ये आपको याद रखना है, tan = होता है लंब बटे आधार बस। और tan की जो टेबल है वो याद रखिएगा, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 61 हो गया √3 और tan 90 इनफाइनाइट मींस अनडिफाइंड नंबर हो गया। ठीक है, तो इस पहले प्रश्न में क्या दे रहा है, किसी छड़ की लंबाई एवं छाया में एक अनुपात √3 का अनुपात हो। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे तो पहले इसका एक फिगर आप बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये तो आपको क्या गिवन है, एक छड़ की लंबाई और छाया में अनुपात। लंबाई क्या होगी, छड़ तो हमेशा खड़ी होगी इसकी, और इसमें जो अनुपात है वो किसका है, एक अनुपात √3 का अनुपात है। तो पूछा जा रहा है उन्नयन कोण का मान क्या होगा, तो हमेशा उन्नयन कोण यहाँ होता है और अवनमन कोण कहां दिखाया जाएगा, ये अवनमन कोण यहाँ दिखाया जाता है। तो उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण और ये अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है नहीं, क्या कहा मैंने, उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है थीटा का मान क्या होगा, उन्नयन कोण का मान क्या होगा। तो ये देखिए, ये कौन सी भुजा हो गई, लंब, ये कौन सी भुजा हो गई, आधार। तो ध्यान रखिए, जैसे मैंने अभी कहा, आपको केवल इसके अंदर tan का ही याद रखिएगा, tan के जो टेबल है वो ही याद रखिएगा। तो लंब बटे आधार क्या हो गया, tan। ठीक है, और अगर इसमें थीटा का हो मतलब tan थीटा, तो लंब का मान कितना हो गया, लंब का मान हो गया a, और आधार का मान कितना हो गया, वो हो गया √3। तो किस एंगल पर tan का मान होता है, एक √3, तो ये होता है किस एंगल पर, ये होता है आपके पास 30 डिग्री पर। तो तुलना करेंगे तो थीटा कितना मिल गया आपके पास, तो तुलना करने पर थीटा मिल गया आपको 30 डिग्री। ठीक है नहीं, तो इस ढंग से आपको यह ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, मेन इसके अंदर है फिगर का, अगर आप चित्र को समझना जरूरी है। छड़ हमेशा खड़ी होगी, पड़ी थोड़ी होगी, ये छड़ हो गई खड़ी में, उसकी छाया कहां पड़ती है, जमीन पर पड़ती है, जमीन भी ढंग से। ठीक है ना, तो इस ढंग से आप इसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, 150 मीटर ऊंची मीनार से मीनार का एक और कार का अनुमान कोण यदि 330 डिग्री हो तो कार की मीनार से दूरी होगी। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। चित्र क्या कह रहा है देखिएगा, सबसे पहले कि हमने बना ली एक मीनार बना ली, जिसकी हमने ऊंचाई कितनी है, देखिए प्रश्न में 150 मीटर दी की है। मीनार से मीनार का एक और कार का अनुमान कोण, यहां से अगर एक कार इस पॉइंट पर है, यहां से जब हम इसको देख रहे हैं तो इसका अनुमान कोण कितना बन रहा है, वो है 30 डिग्री बन रहा है। तो अनुमान कोण मैंने आपको बताया, अनुमान कोण हमेशा ऊपर से बनता है। ये हो गया हमारे पास अनुमान कोण कितना, 30 डिग्री। तो और हम जानते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं। तो क्या कह रहा है कि कार की मीनार से दूरी क्या होगी, माने ये वाले डिस्टेंस पूछ रहा है, इसको हम मान लेते हैं x। ये मीनार से कार इसकी इस पॉइंट की दूरी पूछ रहा है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं, ये हमारे पास पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट हमारे पास C है। तो A से B की बीच की दूरी पूछी जा रही है आपसे। तो देखिएगा फिर वही चीज मैंने कहा, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, हमेशा मैं हमेशा आपसे कहता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर tan थीटा का फॉर्मूला अधिकतर प्रयोग होता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, वो आपको याद होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं इसमें लंब मालूम है, आधार पूछा जा रहा है और आपका एंगल दे रखा है। तो आपका ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो पूछा दूरी क्या होगी, मैंने x की डिस्टेंस क्या होगी, ए बी क्या होगा। तो आप देखिएगा हमारे पास चित्र से त्रिभुज अगर मैं कह दूं, त्रिभुज ABC में ये देखिएगा tan थीटा क्या हो गया भाई, tan 30, थीटा की जगह कितना दिख रहा है, थीटा की जगह दिया है 30 अंश। tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कितना है हमें मालूम, लंब है हमारे पास वो कौन सा, BC, और आधार क्या है हमारे पास, वो है AB। मान रखिए tan 30 का वैल्यू कितना हो गया, वो हो गया 1/√3। BC कितना हमारे पास, BC है 150 मीटर और ये कितना है x। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 गुणा C गुणा इधर करेंगे, तो जब C गुणा हम इधर करेंगे तो x कम x हो गया, और C गुणा जब हम इधर करेंगे इसकी √3 की गुणा इसके साथ, तो ये हो गया हमारे पास 150 मीटर गुणा गया √3। तो x के मतलब कार की मीनार से दूरी हमारे पास कितनी आ गई, वो आ गई 150 √3 मीटर। ठीक है नहीं, तो इधर से हम इसको बनाएंगे। आई होप ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो उसमें देखिए कौन सा विकल्प सही है हमारे पास, तो ये विकल्प है बी, 150 √3, ये वाला विकल्प इसका सही है। ठीक है नहीं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक टावर के शीर्ष का उसके पाद से 160 मीटर दूरी पर उन्नयन कोण 60 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, वही चीज, टावर ये हो गया, ऊंचाई ज्ञात करने को बोला जा रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न में, देखिए चित्र बनाइएगा। एक टावर के शीर्ष का उसके पाद से 160 मीटर दूरी पर उन्नयन कोण की बात कर रहा है। तो ये कोण हमें कितना दे रखा है इसने,
60 अंश दिया हुआ है, तो वो क्या पूछ रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। ये हम इसको मान लेते हैं आज, ठीक है ना। तो प्रश्न के एक शब्द को ध्यान से देखिएगा, जब आप प्रश्न को समझेंगे तभी इसका चित्र बना पाएंगे। अगर आपने बिना समझे आपने चित्र बनाने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो चित्र हमारे सामने तैयार हो गया। अब पूछ रहा है टावर की ऊंचाई x पूछ रहा है, तो वही चीज ये हमें कौन से बुझा है, लंब, ये कौन से बुझा है, आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो इसमें अप्लाई कर लीजिए और आप चित्र बना, इसको चित्र बनाया हमने, ये हो गया। अब देखिएगा वही tan 60 लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारे पास, AB, और आधार क्या है इसका, BC। कितना मान है AB का, हमने माना था h, और ये कितना है हमारे पास 160 मीटर। tan 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, 103। तो h ओवर 160 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये 160 √3 मीटर बराबर h। तो टावर की हमने ऊंचाई याद कर ली। तो उसी ढंग से सवाल इसके अंदर आएंगे ऊंचाई और दूरी के, और से कठिन सवाल इसके अंदर नहीं आएगा। तो ठीक है नहीं, तो 1 नंबर के लिए जो सवाल बनेगा इसका ऊंचाई और दूरी का, वो ये बनेगा। ठीक, चलिए अब हम आते हैं इसका किसकी तरफ, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, और वो क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर वृत्त पर चलेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिएगा जरा। तो लास्ट क्वेश्चन आपके पास, तो आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, एक पेड़ की ऊंचाई उसकी छाया की 103 गुनी है, जमीन से पेड़ का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। दृश्य को समझिएगा, क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई हमारे पास हो गई, हमने मान लिया पेड़ ये उसकी हो गई छाया। आप प्रश्न क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई उसकी छाया की 103 गुनी है। अगर हमने मान ली छाया की लंबाई हमारे पास है x, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो गई, h हमने माना, तो ऊंचाई क्या है उसकी छाया की 103 गुनी है, 103x हो जाएगी आपके पास ये, ठीक है नहीं। तो अब हमने क्या पूछा जा रहा है, जमीन से पेड़ का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जमीन से पेड़ का उन्नयन कोण, तो ये हमसे पूछा जा रहा है, थीटा को पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे बोर्ड एग्जाम में या कहीं पर भी, तो चित्र को हमेशा पेंसिल से बनाइएगा, पीटी से बनाइएगा। मैं तो ऐसे बना रहा हूं, हाथ से थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, तभी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। तो अब देखिएगा, हमने निकालना है थीटा। ओके, तो ये कौन सी भुजा है, ये भुजा होगी लंब, ये कौन सी भुजा है, आधार। तो निकालिएगा। तो हम इसमें पूछा जा रहा है थीटा का मान, तो tan थीटा कितना हो गया भाई, tan थीटा हम जानते हैं लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारे पास, लंब हमारे पास है √3x, और आधार क्या है हमारे पास x। तो ये tan थीटा क्या हो गया साहब, यहाँ x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 103। तो tan के किस एंगल पे मान होता है 103, वो होता है 60 डिग्री का। तो तुलना करिए तो थीटा कितना मिल गया साहब, तो थीटा मिल गया हमें 60 डिग्री, ठीक है ना। तो इस ढंग से हमें क्वेश्चन को बनाना है। तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के 1 नंबर के लिए, ठीक। अगर लेकिन क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, तो पेपर आपका 101% क्लियर है। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, वो है हमारे पास है सर्किल का, वृत्त का। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है, वो है सर्किल। तो सबसे पहले इसकी बेसिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए सर्किल का, वृत्त का। वो क्या कि वृत्त पर जो हम वृत्त बनाते हैं, इस पे मान लिया हमारे पास एक वृत्त है, इस वृत्त का ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इसका केंद्र, ठीक है ना। ये पॉइंट केंद्र होता है, इसको हम O से दिखाते हैं या C से दिखाते हैं इसको। और ये केंद्र से जो परिधि को ये मिला रहा है हिस्सा, ये क्या कहलाती है, इसकी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है ना। ऐसे ही ये क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और किसी बाहरी पॉइंट से जब हम इस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो स्पर्श रेखा तो जो स्पर्श रेखा होती है, ये वाली स्पर्श रेखा, इस ढंग से ये दो स्पर्श रेखा, इनकी लंबाई हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है। तो ध्यान रखिएगा आप, ठीक है नहीं। तो ये अगर हम इसको पॉइंट देते हैं यहाँ पर P, और उसका नाम देते हैं T, उसका नाम देते हैं T', तो ये हमेशा बराबर होता है। स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है P, PT और PT' हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। दूसरी चीज आपको ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर कि वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले जो पॉइंट है, वहां पर वो क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। वो हमेशा 90 अंश का कोण बनाएगा। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो हम लेके अब स्टार्ट करेंगे, जिनको हम अब बनाएंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। क्या है पहला क्वेश्चन, पढ़िएगा इसको, कि वृत्त में किसी स्पर्श रेखा के समांतर और कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्या कहा जा रहा है कि वृत्त में किसी स्पर्श रेखा के समांतर, मान लिया जाए ये हमारे पास एक वृत्त है, इसके स्पर्श रेखा हमने ड्रॉ करी, इसके समांतर कितनी रेखा खींच सकते हैं हम, बताइए कितनी रेखा खींची हमने, एक और। तो कितनी खींच सकते हैं हम इसके अंदर, कि किसी वृत्त में किसी स्पर्श रेखा के समांतर और कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं।
ये आपसे बोला जा रहा है वो है 1। कितनी खींची हमने? 1। कौन सा विकल्प सही हुआ इसका? इसका विकल्प नंबर डी इसका सही हो गया। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर कितने अंश का कोण बनाती है? मैंने आपको बताया अभी कि ये अगर सेंटर है और ये इसकी त्रिज्या है तो ये कोण हमेशा कितना होगा? 90 अंश का होगा। ध्यान दीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या हमेशा स्पर्श बिंदु पर जो कोण बनाएगी वो 90 अंश का बनाएगी, चाहे वो ऐसे बनाए चाहे वो ऐसे बनाए। ये हमने अगर स्पर्श रेखा खींच ली और ये सेंटर पॉइंट तो ये वाला और ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पर भी क्या बनेगा? ये भी बनेगा, हमेशा 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जीवा क्या होती है किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा? अगर ये हमारे पास ये वृत्त है तो ये सेंटर हो गया, तो ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या हो गई? ये इसका होगी व्यास। जीवा क्या होती है? ये परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाती है? जीवा। ये जीवा है, ये भी जीवा है, तो सबसे बड़ी जीवा क्या हो गई? सबसे बड़ी जीवा जो होगी वो होगी इसकी क्या कहलाती है? वो कहलाती है व्यास। ठीक है नहीं? तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के क्या कह रहा है प्रश्न में कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त की एपी व बीपी स्पर्श रेखा है तो कोण एओबी का मान ज्ञात कीजिए। ये पॉइंट यहाँ पर है। पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये पी। इससे हमने स्पर्श रेखा ड्रॉ करी इस पर, तो जब हमने स्पर्श रेखा ड्रॉ करी इस पर, ये यहां से यहां ऐसे ही हमने स्पर्श रेखा इस पर ड्रॉ करी इस पॉइंट पर पी पर, तो और ये इसका क्या हो गए? यहां से ये हो गए इसकी त्रिज्या और ये हो गई इसकी त्रिज्या। ठीक है नहीं? तो पूछ रहा है कोण ए ओ बी का नाम मान पूछ रहा है। ए ये हो गया, ओ ये हो गया, ये बी हो गया, और ये एंगल आपको दिया है यहाँ पर कितना डिग्री दिया है? ये दिया है आपको 80 अंश का कोण दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ए ओ बी का मान क्या होगा। ठीक है साहब। तो मैंने अभी बताया कि वृत्त की त्रिज्या से इसके स्पर्श बिंदु पर जहां पर मिलाती है, ये त्रिज्या स्पर्श बिंदु को जहां पर मिलती है वहां पर हमेशा कितने अंश का कोण बनता है? वो बनता है हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ओ ए पी बी ओ, ये क्या बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है ना? चतुर्भुज की 4 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और ये हो गए 4 भुजा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 अंश होता है। तो अब देखिएगा ये 90 अंश हो गया, ये 90 अंश हो गया, 90 90 180 हो गया, 180 80 कितना हो गया? 260। अब ये कितना हो गया? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। 360 260 घटाइए कितना बचा? ये बन गया आपके पास 100 अंश आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है नहीं? ये आपको ध्यान रखना है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने पर कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है नहीं? तो उसको करेंगे कैसे हम? ये तो खैर मौखिक सवाल था, ये तो बहुविकल्पी प्रश्न था। अगर हमें इसको लघुत्तरी में करना हो सॉल्व, अति लघुत्तरी में सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? तो करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर सदैव 90 अंश का कोण बनाती है। ध्यान रखिएगा क्या कहा हमने कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर कितने अंश का कोण बनाती है? बिंदु पर सदैव 90 अंश का कोण बनाती है। ये आपको लिखना है, ये आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और आते हैं अक्सर एग्जाम में। तो 90 अंश कोण बनाती है, एक तो मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया? अर्थात इसका मतलब ये हो गया हमारे पास एंगल ओ ए पी, ये ओ ए पी, से ओ बी पी, ओ बी पी, ये कितना हो गया? ये हो गया 90 अंश। भाई 90 अंश। और ये हमें क्या दिया है? और प्रश्नानुसार हमें क्या गिवन है? प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है एंगल ए पी बी, वो कितना दिया है? 80 अंश, और हमसे पूछा जा रहा है एओबी का। फिर हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 अंश होता है। कि ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो गया? 360 अंश होता है। तो इसका प्रयोग करते हुए लिखेंगे, अतः क्या मिला है? एंगल, नाम मान रखिएगा इसमें, एओबी प्लस इसका नाम क्या है? ओ ए पी, इसका मान क्या है? ओ बी पी, फिर इसका मान क्या है? ए पी बी, बराबर कितना हो गया? 360 अंश हो गया। तो मान रखेंगे, सॉल्व करिए तो ए ओ बी प्लस ये कितना हो गया? 90 अंश, ये कितना हो गया? 90 अंश। तो ओ ए पी कितना हुआ? ओ ए पी हमारे पास हो गया 90 अंश, ओ बी पी कितना हो गया हमारे पास? 90।
तो ओएपी हमारे पास कितना हो गया 90 अंश, ओबीपी कितना हो गया 90 अंश, एपीबी हमारे पास कितना गिवन है, कितना दिया हुआ वो दिया 80 अंश। तो उसको रखिएगा सॉल्व, तो देखिए इसको करिएगा सॉल्व, तो ये कितना मिला एओबी, इसको जो हम जोड़ेंगे 90 90 180 80 260 अंश बराबर 360 अंश। तो एओबी कितना हो गया हमारे पास, तो ए भी हो गया हमारे पास 360 अंश माइनस 260 अंश कितना हो गया, ये हो गया 100 अंश। तो एंगल एओबी कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 100 अंश। ठीक है नहीं, तो इस ढंग से लघुत्तरी में हम करेंगे सॉल्व, लघुत्तरी है या लघुत्तरी 2 नंबर के लिए आएगा तो इस ढंग से सॉल्व करेंगे, और बहुविकल्पी के लिए आएगा तो सिंपल सा सॉल्व कर देंगे, मौखिक नहीं। तो जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको आंसर भी देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा वो क्या कह रहा है, किसी वृत्त की परिधि का मान होता है, परिधि क्या होती है, परिधि का मतलब वृत्त का क्या होगा परिमाप, और वृत्त का परिमाप या परिधि का सूत्र क्या होता है, वो होता है आपके पास 2πr होता है। ठीक है नहीं, तो 2πr, तो आपके पास कौन सा विकल्प सही है देख रहे हैं आप, वो है बी विकल्प सही है इसका, 2π गुणा गया त्रिज्या। ठीक है नहीं, तो मौखिक सवाल हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण होता है, ये 9th की प्रमेय हो गई सर्किल वाली, क्या कर रही है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण सदैव क्या होता है, दोबारा बता दें क्या बोल रहा है, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो शेष भाग पर अंतरित कोण माने किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो कौन सा वो है पॉइंट, वो हमें दिखाई दे रहा है पहला वाला, क्या कह रहा है, चाप द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण के दुगने के बराबर होता है। ठीक है नहीं, तो ये आपका पहला वाला विकल्प इसका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो क्या है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:5 है, तो उनके व्यासों का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा इसमें परिधियों का अनुपात, तो परिधि क्या होगी, दो वृत्तों की परिधि देखिए हमें सूत्र हम जानते हैं 2πr1, दो वृत्त है तो दोनों की त्रिज्या परिधि होगी, ये पहले वाले की परिधि 2πr1, दूसरे वाले की परिधि 2πr2, दोनों का अनुपात हमें कितना दिया है 3:5 माने 3/5 दिया है। ठीक है नहीं, उनके व्यासों का अनुपात क्या होगा, तो व्यास का अनुपात बोला जा रहा है, तो पहले इसको जब सॉल्व करिएगा भाई, तो 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो क्या मिला r1/r2 क्या होगा 2/5। ठीक है नहीं, तो व्यास का अनुपात पूछा जा रहा है, व्यास क्या होता है, व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 2 गुणा गया त्रिज्या हो गई, तो 2 से गुणा करेंगे इसमें, तो 2 गुणा गया r1, यहाँ नीचे भी गुणा करेंगे 2 गुणा गया r2, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे 2 गुणा गया 2 दाईं तरफ, और नीचे भी गुणा करेंगे 2 गुणा 5। तो सॉल्व करिएगा तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया d1 पहला व्यास, ये दूसरा व्यास, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया, तो ये हो गया 4/10। फिर सॉल्व करिएगा तो वही चीज आ जाएगी कट करके, जिसको हम काटना है, तो 2 2 दूनी 4 2 5 10 बात वही आ जाएगी। तो व्यास का अनुपात भी क्या होगा 2:5 या 2/5, ये हो गया। तो जब भी ये ढंग का सवाल आपके पास आया है कि त्रिज्या परिधियों का अनुपात 3:2 कितना है, सॉरी 3:5 था, मैंने 2:5 लिख दिया, ये 3:5 है, तो 3:5, तो 3:5 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे जरा, तो सही कर लेते हैं। अब वही तो है, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो 2 गुणा गया 3, तो ये क्या हो गया 6/10, 2 3 6, तो ये भी क्या हो गया आपके पास, ये 3:5 या 3/5। ठीक है नहीं, तो जब भी ढंग का सवाल आपके पास आएगा, परिधि दे रखी है, परिधियों का अनुपात दे रखा है, तो त्रिज्या का अनुपात भी वही होगा, व्यास का अनुपात भी यही होगा। अगर इसी सवाल में क्षेत्रफल पूछा जाता कि इनकी परिधियों का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, अगर हम इसी में बना के चले, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो क्या हो गया πr1² ये तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो r1 r2 पे कितना निकाला 3:5 या 3/5, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो r1²/r2², इसको हम कैसे लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर। तो r1/r2 का मान कितना निकाले हम 3/5, इसका होल स्क्वायर करिए कितना हो गया 9/25, तो कितना अनुपात आ गया 9:25। अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इधर से करेंगे, और खाली त्रिज्या पूछा जाए, व्यास पूछा जाएगा तो इधर से करेंगे। ठीक है नहीं, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। सवाल किसी भी रूप में आएगा तो आपको अब समस्या नहीं आएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका, देखिएगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही जो भी हमने बनाया कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5, परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो परिधि का अनुपात क्या होगा भाई, त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है, परिधि का अनुपात क्या होगा आप बता सकते हैं, इजीली बता पाएंगे आप। इनके परिधि का अनुपात भी वही होगा, क्या जो दिया है प्रश्न में, क्या दिया है 4:5, तो परिधि का अनुपात भी क्या होगा 4:5। ठीक है नहीं, ये ठीक उल्टा सवाल हो गया इसका, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अगर हमारे पास ये वृत्त है
और वृत्त के बाहर किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है तो कितनी खींच सकते हैं हम? बताइए कितनी खींची हमने? 2। तो किसी बिंदु से हम केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है नहीं? लेकिन कोई बिंदु एक ही बिंदु होना चाहिए, ये इसीलिए कहा जा रहा है किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से एक ही बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? वो हो गई 2। लेकिन प्रश्न इस ढंग से होता किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अगर प्रश्न इस ढंग से पूछा जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनगिनत, कोई हिसाब नहीं है। यहां से खींचो, वहां से खींचो, कहीं से भी खींचिए आप, कितनी खींची हमने? कोई हिसाब नहीं, अनगिनत। तो किसी वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर प्रश्न इस हिसाब से पूछा जाए किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो किसी बाह्य बिंदु से केवल कितनी? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है ना? तो इस ढंग से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सर्किल चैप्टर का। इसके बाद हमारा ये वीडियो हम वाइंड अप करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वह है, एक चित्र दिया है इन्होंने, उस पर दिया है एंगल एओपी बराबर 125 अंश। तो हम जरा चित्र बना लेते हैं। ये सवाल अभी हमने बनाया है, इसको जरा देखिएगा, इसी ढंग से बनाया है, मतलब उसका एंगल दूसरे दिए थे, इसमें एंगल दूसरे दिए हैं। एक बाह्य बिंदु दे रखा है, इस बाह्य बिंदु से हमने स्पर्श रेखा खींची इसके रंग से, और इस रंग से हमने ये स्पर्श रेखा इसके अंदर खींची है। ये पॉइंट उन्होंने दिया है ए, ये पॉइंट उन्होंने दिया है आपके पास पी, ये पॉइंट उन्होंने दिया है बी, और ये पॉइंट यहाँ पर हो गया सेंटर इसका, सेंटर से इसको मिला लीजिए। ये हो गई त्रिज्या, ये हो गई त्रिज्या, ये हो गया ओ, और यहाँ से जो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो पॉइंट है वहां पर क्या कहलाएगा? ये कितने अंश का कोण बनेगा? वो बनेगा 90 अंश का कोण। तो एओपी आपको दिया हुआ है 125 अंश, ये वाला हिस्सा आपको दिया है 125 अंश, ये दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है? एपीबी का मान बताओ, इस एंगल का मान बताओ। आई थिंक इसमें तो अब समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भाई ये 90 अंश हो गया, ये 90 अंश हो गया, 125 हो गया, इसको पूछा जा रहा है और चित्रभुज है हमारे पास, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले पॉइंट पर कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है, ये हम लिख लेंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? वो होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। आप जरा इसको जो हमने कहा इस पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो सॉल्व करना है, क्या लिखेंगे हम इसमें कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। उसके बाद वैल्यू पुट अप कर देंगे। क्या मिला हमें? एंगल ओ ए, ध्यान दीजिएगा, ओ ए पी प्लस, तो इसमें हमने लिख दिया OAP प्लस APB। अब क्या बने हमारे पास APB के बाद? अब आ गया हमारे पास फिर वही OBP, तो एंगल OBP प्लस अब क्या बन गया? AOB। इन सब का योग कितना है हमारे पास? 360 अंश। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। अब वैल्यू पुट अप करिएगा, इसमें OAP कितना हो गया? 90 अंश। भी हमसे पूछा जा रहा है, और OBP कितना है हमारे पास? OBP ये भी हमारे पास हो गया 90 अंश, और AOB हमारे पास हो गया 125 अंश। इन सब का योग कितना है? वो है 360 अंश का। ओके, तो देखिएगा इन सबको जोड़िएगा, कितना मिला हमें? APB प्लस इनको जोड़िए, कितना हो गया? 90 180 प्लस 125 अंश बराबर 360 अंश। तो एंगल APB प्लस इनको जोड़िए, कितना हो गया हमारे पास? इनको जोड़ेंगे तो हमें मिल गया 305 अंश मिल गया हमें, ठीक है नहीं? तो ये हो गया बराबर 360 अंश। तो APB प्लस 305 अंश बराबर 360 अंश। तो APB का मान निकालेंगे। APB कितना हो गया हमारे पास? 360 अंश माइनस 305 अंश। तो घटाके कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 55 अंश। तो APB का मान हमने निकाल लिया यहां से 55 अंश। तो यही तो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है नहीं? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हमने लगभग इसमें सारे क्वेश्चन बना लिए जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए, समझ में आ गया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और लेकर आएंगे फिर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको और हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब थैंक यू वेरी मच।